स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। देखो बेटा, यहाँ पर स्प्रिंग की हमारे पास कई वैरायटी, आप हॉरिजेंटल में स्प्रिंग को ले सकते हैं, आप वर्टिकल में स्प्रिंग को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेटा हॉरिजेंटल स्प्रिंग को ले लेते हैं। एक हमारे पास ये स्प्रिंग है और यहाँ पर बेटा जो मास है वो मास m है। ये माना जाता है कि जो मास है ये बहुत हैवियर नहीं होगा, ये लेट किया जाता है। और ये जो स्प्रिंग है ये मास लेस होगी, जो स्प्रिंग होगी मास लेस। क्यों? अगर बेटा स्प्रिंग में मास होगा तो मास पर यूनिट लेंथ में लॉस करता है, आप लेंथ के अलॉन्ग चलेंगे मास लॉस करेगा, क्योंकि स्प्रिंग का मास होता है इसमें। इसलिए इस टर्म्स को ये मानते ही नहीं कि होगा ही नहीं, ठीक। मतलब स्प्रिंग जो है वो बेटा मास लेस है, स्प्रिंग का कोई भी मास नहीं है। यही एजम्पशंस मानकर इसको प्रूव किया जाता है। अब बेटा मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, x है, इसकी लेंथ हमारे पास x है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है। अब बेटा हम एक कंडीशन बना लेते हैं कि सबसे पहले हम इसको स्ट्रेस खींच लेते हैं। तो अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो ये मास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं इसका मतलब है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा बाहर की तरफ जाएगा। वो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाहर है तो इसका फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो फोर्स कहां भागेगा, अंदर की तरफ। फोर्स अभी जानते हैं माइनस का kx। ये हमने क्या किया बेटा, इसको स्ट्रेस किया, खींचा। ऐसे ही बच्चा जब इसको आप कंप्रेस करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट अंदर चला जाएगा। लेकिन अभी इसका फोर्स जो है F इक्वल माइनस kx वो कहां जाएगा, बाहर। बाहर का मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। इतनी बात ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमको एक बात पता है बच्चा, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि a इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्योंकि आपने रूल में पढ़ा था कि जो एक्सीलरेशन होता है वो फोर्स पे डिपेंड है, और फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो एक्सीलरेशन भी तो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा कहां भागेगा, मीन पोजीशन की। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। क्या आपको पता है कि a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग k अपान m इंटू एक्स कहते हैं, k अपान m इंटू एक्स कहते हैं। क्या बच्चों इसको चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर लो। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टाइम पीरियड का, आता बहुत काम है, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपान, नहीं आते कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले को चाहो तो चेंज कर सकते हो। इस फॉर्मूले में जरा एक चीज देखो कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, k बाई m है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना है बच्चा, k बाई m। और क्या पता है आपको, ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इक्वल k बाई m। बेटा फॉर्मूला क्या बना, 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इक्वल k बाई m। बेटा टी की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, तो टी स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा बेटा, m इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में k बनेगा। तो t की वैल्यू बेटा क्या मिली, ये तो 2 पाई का स्क्वायर है, तो t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। मतलब t इक्वल क्या मिला, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k मिला। m क्या है, मास ऑफ, जो आपने मास अटैच किया है, और k क्या है, वो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर इसको मैं टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लूं तो बेटा f इक्वल होता है 1 अपान टी, 1 अपान, तो बेटा 1 अपान टी करोगे तो क्या बनेगा, 1 अपान 2 पाई, 1 अपान, इसको पलट दो, अंडर रूट k बाई m। मतलब अगर किसी के ऑसिलेशन आपको ज्यादा चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, तो मास जितना छोटा रख सकोगे, जितना मास छोटा रख सकोगे उतना उसका फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ज्यादा होगा। जितना फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ज्यादा होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। भाई आप एक स्प्रिंग लो, उस स्प्रिंग में, जैसे इस स्प्रिंग को मैं हॉरिजेंटल पे रखे हूं, अगर मैं इसी स्प्रिंग को बेटा चेंज करके वर्टिकल में ले आऊं कुछ इस तरीके से, यहां पर मास m है, अगर सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां पर मैंने 10 kg का मास लगा दिया, तो ये तो अभी इक्विलिब्रियम में है,
10 kg का लगाया तो ये खींचेगी, स्ट्रेस होगा। अगर उसके बाद भी हम उसको खींच रहे हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट देगा, कहां से, मीन पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ा देगा। लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि आप कहते 100 kg का मास लगा दोगे, स्प्रिंग टूट जाएगी। मतलब अगर 100 kg का मास आपने लगा दिया तो इसका मतलब है स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बचा ही नहीं, क्योंकि मास आपने बहुत ज्यादा कर दिया। मास अगर आपने ज्यादा कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बच्चा खत्म हो जाएगी, मतलब मिनिमम हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो जितना छोटा मास, जैसे आपने स्प्रिंग ली और छोटा मास लगा दिया, अब उसको जंप करो आप तो देर तक जंप करेगी, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। और अगर उसी स्प्रिंग को लेने के बाद आप 50 kg लगा दो, पहले तो उठा नहीं पाओगे, उठाने में ही कष्ट है। और स्प्रिंग की भी एक टेंसाइल पावर होती है जिसको आप टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सुना होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तार के अंदर या स्प्रिंग के अंदर एक कैपेसिटी होती है लोड को उठाने की, तो जब वो टूटने वाली होती है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। मतलब खिंचाव को बर्दाश्त करने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो ये भी तो वही दिखा रहा है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। भाई कोई चीज स्प्रिंग जंप कर रही है तो किस वजह से कर रही है, इलास्टिसिटी की वजह से कर रही है। अगर वो सॉलिड होती, रॉड होती, तो मास वहां कहां जंप करता, क्या पॉसिबल है, तो मास वहां पर जंप नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए तो आपको मास स्मॉलर रखना होगा। मास स्मॉलर होगा, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग मैक्सिमम होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी आपको ज्यादा मिलेगी। दूसरी बात, अगर हम रूल के हिसाब से चलते हैं, रूल के हिसाब से, तो ये हॉरिजेंटल में है और इसको मैंने रखा वर्टिकल में। वर्टिकल में ध्यान रखना ग्रेविटी निगलेक्ट होती है। जितने भी फॉर्मूले आप वर्टिकल में प्रूफ करोगे, वर्टिकल में, वो सब बेटा ग्रेविटी निगलेक्ट होते हैं। अगर यहां ग्रेविटी शामिल कर दोगे आप तो भैया ग्रेविटी शामिल करने से इसका सारा मोशन कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ से। तो ध्यान रखना कहीं पर लिखा रहता है स्मॉल ग्रेविटी और कुछ बुक्स कहती नहीं भैया ग्रेविटी निगलेक्ट। तो हर बुक का अपना भैया अलग अलग मतलब है। कुछ कहती है ग्रेविटी निगलेक्ट रखो और कुछ कहती है स्मॉल ग्रेविटी, थोड़ी बहुत ग्रेविटी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला वही है, T = 2π√m/k से। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, मान लो मैंने ये स्प्रिंग बनाई, ठीक, ये आपको यहां पर बच्चा मास m लगा दिया, फिर बेटा इसको ऐसे और यहां पर, ठीक, मतलब दो स्प्रिंग के बीच में हम मास m को लगा रहे हैं और हमने कहा टाइम पीरियड बताओ। इस स्प्रिंग का बेटा कांस्टेंट K1 है और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K2 है। जरा सोचो थोड़ा सा कि इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं x1 और इसकी लेंथ को बेटा मैं मान लेता हूं x2। ठीक है, इधर x1 मान ली, इधर x2 मान ली, जबकि आपको पता है कि फिगर के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि x = x1 = x2। x1 लगभग किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है फिगर के अकॉर्डिंग। यही टर्म्स एंड कंडीशन मानकर प्रूव करता है कि x किसके इक्वल, x1 और x2 के इक्वल होगा। अच्छा सोचो, अगर x = x1 और x2 है तो बताओ इस वाले में फोर्स कितना होगा, F1, इस वाले में फोर्स कितना होगा, -K1x, -K1। तो बताओ बेटा 2 वाले में कितना होगा, F2 -K2x। तो बताओ नेट फोर्स कितना, F1 + F2। तो F इक्वल क्या, माइनस कॉमन कर लूं, माइनस और x को बाहर निकाल लूं, माइनस और x को बाहर निकाल लूं, ब्रैकेट में क्या बचा, K1 + K2, K1 + K2। क्या आपको पता है F = ma होता है, F = ma = -x K1 + K2। क्या बेटा यहां पर मैं x/a की वैल्यू निकालूं, x/a, मतलब x वही है, a को इधर ले आए, तो बताओ बेटा क्या बनेगा, m/K1 + K2। और बेटा बाहर क्या लगेगा, माइनस। वो पता आपको माइनस डायरेक्शन बता रहा है। क्या डायरेक्शन बता रहा है कि एक्सीलरेशन हमेशा अपोज करता है डिस्प्लेसमेंट का, तो कई बार बताया जा चुका है। इधर डिस्प्लेसमेंट कराओ तब भी फोर्स अंदर भागता है, इधर डिस्प्लेसमेंट कराओ तब भी फोर्स अंदर भागता है। तो एक्सीलरेशन तो हमेशा अपोज कर रहा है। तो बताओ x/a कितना मिला, m/K1 + K2। और आपको फार्मूला मैंने ये बताया भी कि क्या होता है, T = 2π डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। ये फार्मूला मैंने पहले बताया था कि हर जगह कंपैरिजन करा सकते हो, सब जगह सही है। कहां से ला सकते हो, चाहो तो आप निकालना चाहो इस फार्मूले से बना लीजिए। ठीक, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है x, एक्सीलरेशन कितना a, बताओ इसका सामने क्या लिखा है
m अपान k1 प्लस k2, तो बताओ नया टाइम पीरियड कितना मिल गया, इक्वल टू पाई अंडर रूट m अपान k1 प्लस k2। जब दो स्प्रिंग को एक मास से अटैच कर दो, एक मास से, तो भैया t इक्वल टू पाई अंडर रूट m अपान k1 प्लस k2। तीन होती यहां पर मास m फिर लगाए, तो क्या करते k1 प्लस k2 प्लस k3 कर देते। इतनी बात ठीक है। मैं ये कह देता इसी स्प्रिंग के n फैक्टर्स कर दिए गए, इसी स्प्रिंग के n फैक्टर्स कर दिए गए, n हिस्सों में तोड़ दी गई। तो बच्चा यहाँ k1 प्लस k2 अप टू kn अप टू, और मैथमेटिक्स के रूल से अगर किसी क्वांटिटी को आप रेगुलर ऐड करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, n टाइम्स के, n टाइम्स जो भी क्वांटिटी हो। तो k1 प्लस k2 अप टू kn, तो मैं क्या लिख सकता हूं, nk, क्या लिख सकता हूं, nk। तो चाहो तो नया फॉर्मूला बना सकते हो, t इक्वल टू पाई अंडर रूट m अपान nk। जहां पर n क्या है, n क्या है, स्प्रिंग के पार्ट, कह दिया कि स्प्रिंग को 10 हिस्सों में तोड़ दिया गया तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। n को, स्प्रिंग को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे कि मास बीच में, किनारे किनारे स्प्रिंग, तो भैया उसके आप स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड कर लेना, t इक्वल टू पाई अंडर रूट m अपान k1 प्लस k2 कर देना। अगर फ्रीक्वेंसी का है तो टाइम निकाल लेना और f इक्वल 1 अपान t कर देना। इतनी बात ठीक है। स्प्रिंग के लिए क्या फॉर्मूला बना, t इक्वल टू पाई अंडर रूट m अपान k। तो पहली कंडीशन हुई कि अगर स्प्रिंग इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में दिख रही है आपको, और ग्रेविटी नेग्लेक्ट करेगा तब भी फॉर्मूला यही बनेगा बेटा, ये जो फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे तो वहां पर t इक्वल टू पाई अंडर रूट m अपान k1 प्लस k2, मतलब दो स्प्रिंग के बीच में मास हो तो याद कर लीजिए कि k1 प्लस k2 कर देते हैं। इतनी बात ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। चलो बेटा अब देखो हम आपके सामने फिगर बनाते हैं। देखो एक फिगर आपके पास कुछ इस तरीके, ध्यान से देखो, पैरेलल की पहचान कर लो। ये आपके पास स्प्रिंग है और बेटा ये सेकंड स्प्रिंग है, ठीक। दोनों में बेटा मास m और मास m, ठीक। एक ये फिगर हो गया। फिर आ जाइए, ये स्प्रिंग है, ये मास m, ये स्प्रिंग है, ये मास m। छोटा बड़ा लग रहा है क्या, ये बेटा मास m, ठीक। ये दोनों सिचुएशन आपकी पैरेलल की है। अब पैरेलल में करेंगे क्या, ध्यान सुन लो। मान लो इसकी लेंथ बेटा x है और इसकी भी लेंथ क्या है, x है, क्योंकि सेम है, पैरेलल दिख रहा है आपको। बेटा इसकी भी लेंथ क्या है, x है, और इसकी भी लेंथ क्या है, x है। लेकिन हो सकता है स्प्रिंग अलग अलग मटेरियल की बनी हो, तो इसका कांस्टेंट k1 हो, इसका कांस्टेंट k2 हो, इसका k1 हो और इसका k2 हो, ठीक। मतलब स्प्रिंग की लेंथ, पैरेलल का मतलब होता है एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक, तो दोनों के लिए तो सेम मानोगे। लेकिन स्प्रिंग बनी अलग अलग मटेरियल की होगी तो सबका कांस्टेंट अलग होगा, ठीक। अब सोचो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसको खींचता तो फोर्स अंदर आता, इसको खींचता तो फोर्स कहां जाता, अंदर की तरफ जाता। इधर आ जाओ, इसको खींचो तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स कहां, ऊपर। इसको खींचो, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स कहां। इसको कंप्रेस करो तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स कहां, मतलब कुल मिला के मीन पोजीशन की तरफ फोर्स भाग रहा है दोनों सिचुएशन में। तो बेटा F1 कितना होगा, माइनस k1x, चाहे किसी का उठा लो, किसी फिगर का। और बेटा F2 कितना होगा, माइनस का k2x। ब्लॉक पैरेलल कैसे, एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा आपने, स्प्रिंग, दोनों की लेंथ कैसी रहेगी, सेम रहेगी, दोनों की लेंथ सेम रहेगी। तो बेटा F नेट F कितना होगा, फिर बेटा वही होगा F1 प्लस F2। तो बताओ F1 कितना, माइनस x कॉमन कर लो तो बेटा k1 प्लस k2। तो बताओ फोर्स तो निकल आया माइनस x, k1 प्लस k2, कंपैरिजन करा लो, सीधी सी बात, F इक्वल ma माइनस x k1 प्लस k2। तो बेटा यहां से क्या निकाल लो, x अपान a, x अपान क्या मिलेगा, माइनस m अपान k1 प्लस k2। देखो वही फॉर्मूला फिर बन गया, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सीलरेशन, x अपान a की जगह क्या लिख सकते हो, m अपान k1 प्लस k2। फिर वही फॉर्मूला है, पैरेलल में यही फॉर्मूला है,
T इक्वल टू पाई m अपान अंडर रूट या अंडर रूट m अपान K1 प्लस K2 पैरेलल में। ठीक है, सीरीज में जो मैंने आपको पैरेलल का फिगर, एक ये जो फिगर है हमारे पास ये वाला, ये भी बच्चा क्या है, पैरेलल है, ध्यान रखना। ये भी कैसा है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखाई पड़े, ये तीनों पैरेलल है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये इस टाइप सिचुएशन में। तो यहां पर क्या ऐड करना, K1 प्लस K2। अब किसी का K दे, 2K दे, 3K दे, 4K दे, जो दे आप रख लेना है यहाँ पर। ठीक, ये हो गया पैरेलल। अब सीरीज में आते हैं, सीरीज में आते हैं, यहां तक दिख रहा है, बोलो ठीक। अब आ जाओ सीरीज में, सीरीज के फिगर देखो, ये मान लो स्प्रिंग हमारे पास, ठीक, फिर बेटा यहां से एक नई स्प्रिंग लगी है और बच्चा यहां मास m लगा है। ठीक, एक स्प्रिंग फिर दूसरी स्प्रिंग फिर मास, तो मैं इसको क्या मान लूं, लेंथ अलग x1 x2, भैया एक के बाद एक लगी है तो एक 1 मीटर की है, एक 2 मीटर की, अलग अलग हो जाएगी। तो ये x1 और ये x2, बताओ नेट लेंथ कितनी हो गई, x इक्वल x1 प्लस x2। बेटा x क्या होता है, f इक्वल kx, f इक्वल, तो क्या मैं x की जगह कुछ लिख सकता हूं, f इक्वल क्या होता है माइनस का, तो x की जगह f अपान k, x की जगह f अपान, तो माइनस का f अपान k इक्वल माइनस का f अपान k1, और प्लस माइनस करोगे तो माइनस का f अपान k2, क्योंकि दोनों एक साथ हैं तो फोर्स भैया बराबर रहेगा, दोनों एक साथ हैं तो दोनों फोर्स कैसा रहेगा, बराबर। एक ये मार्कर एक ये मार्कर दोनों सीरीज में लगे हैं। अब जितने से इसको खींचोगे उतने से ये जाएगी, जितना धक्का मारोगे तो जितने से ये पीछे आएगा उतने से ये पीछे जाएगा, तो फोर्स क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, फोर्स चेंज नहीं होगा। तो बेटा यहां से क्या कॉमन है, माइनस एफ अपान के, बेटा यहां से माइनस एफ कॉमन कर लो तो 1 अपान K1 प्लस बच्चा 1 अपान K2, एफ से एफ, तो बेटा इस 1 अपान K इक्वल क्या बनेगा, K1 K2 अपान K1, सॉरी K1 प्लस K2 अपान K1 K2, एलसीएम ले लेना, K1 K2 तो ऊपर K2 प्लस, पलट दो बेटा, तो K इक्वल क्या बना, K1 K2 अपान K1 प्लस K2, ये होता है सीरीज में, K1 K2 अपान K1 प्लस K2। अच्छा मान लो n होती तो सबका K सेम होता, सबका K, तो 1 अपान K1 1 अपान K2 1 अपान Kn, तो 1 अपान Kn को क्या लिखोगे, n बाई K, क्या लिखोगे, n बाई K, मैं यहां बना देता हूं 1 अपान K इक्विवेलेंट, क्या बनता 1 अपान K1 1 अपान K2 अप टू क्या बेटा 1 अपान Kn, तो 1 अपान K इक्विवेलेंट, तो क्या बनता n बाई K, पलट दो तो K इक्विवेलेंट कितना आता, K बाई K इक्विवेलेंट कितना आता, K बाई n। अगर बेटा 10-15 लगी होती और सबका फोर्स कांस्टेंट सेम होता तो ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन 2 है 3 है तो आप चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम आपको 2 का मिलता है, ज्यादातर 2 से ज्यादा मिले तो आप आगे बढ़ा लीजिए, 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 प्लस 1 अपान K3। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो, या फिर पहले नोट कर लो जगह नहीं,